जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों, आगे के प्रश्न हम लेकर यहाँ पे आए हैं। जैसा कि 1 से 43 तक के प्रश्न हमने पिछली वीडियोस में देख लिए थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है या आपने इससे पहले के जो पिछले साल जो हम तैयारी कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की, अगर उन वीडियोस को भी आप देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं आप उनको नोट कर सकें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आज का कि सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय? तो सही उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बना कि घनानंद किस प्रकार के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त धारा के। किस प्रकार के कवि हैं? श्रृंगारी कवि हैं। फिर ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और फिर है कि दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। अब क्यों निकाले गए थे? क्योंकि ये एक लड़की से प्यार करते थे और वो लड़की क्या थी? वैश्या थी, नाचने गाने वाली थी। और उसी के उसमें यहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने उनको निकाल दिया था। काफ़ी लंबी कहानी है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के साक्षात रस मूर्ति कहा है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा है? साक्षात रस मूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपानंद, इश्कलता आदि। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार दिए हुए हैं। यहाँ पे कूट दिया हुआ है जिसका सही मिलान करते हुए हमें चयन करते हुए ऑप्शन में उत्तर देना है। तो सही उत्तर है पहला, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश की अगर बात करेंगे तो चिंतामणि होगा। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? चिंतामणि की। फिर रसराज, ये है मतीराम का। रसराज मतीराम का। रस विलास ये हो जाएगा देव का। और रस सारांश ये हो जाएगा भिखारी दास का। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन पहला सही है और सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है काव्य प्रकाश, चिंतामणि, रसराज मतीराम, रसविलास देव, रस सारांश भिखारी दास, रस प्रबोध रसलीन। फिर अगला प्रश्न है, सखी पिया जो को मैं ना देखूं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विद्यापति, नरपति नाला, अमीर खुसरो या फिर भट्ट केदार? तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या ये है कि जो पंक्ति हैं वो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता और आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो एक प्रश्न ये हो गया कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाता है? अमीर खुसरो। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात, एक कन्हैया, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल। सितारे और तबला का आविष्कार इन्होंने ही किया है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। कौन? ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो
हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है? तो वो है अमीर खुसरो। विद्यापति की उपाधियां मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव गुप्त आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष, विजय। विद्यापति के बारे में है कि विद्यापति की उपाधियां मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव। मैथिल कोकिल के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है, कवि शेखर के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है। और विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष, विजय। फिर प्रश्न है कि दोनों का हठ था दुर्निवार। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्तियों में से उपर्युक्त पंक्तियों का क्या आशय है? तो श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ये नहीं है। इड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, ये भी नहीं है। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, ये सही उत्तर है। आकुल और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे, ये भी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्तियों से आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी 1935 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। इसमें से एक सर्ग अभी पूछा था किसमें, 26 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो कामायनी से एक ना एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। चिंता, इसके सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद का उपनिषद किस रचना को कहा गया है? कामायनी को। और यह भी कहा गया है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो याद रखिएगा आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। तो दोस्तों ये जो इसके वो है सर्ग हैं, कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, इनमें से प्रश्न एक न एक पूछता है। तो जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें से कामायनी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछना ही पूछना है। प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेलियों से क्या अभिप्राय है? इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो इस पहेली उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर है कुआं। कुआं। अब कैसे, तो इसको देखते हैं। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली का अभिप्राय है कुआं। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका अभिप्राय है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। यह है, इससे तात्पर्य है दीपक, चिराग। ठीक है। अर्थ थे इसका बुझेगा, अर्थ थे इसका बुझेगा, मुंह देखो सूझेगा। ये क्या है? दर्पण, शीशा। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। फिर प्रश्न है दोस्तों,
तो दोस्तों प्रश्न है, आचार्य भारत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5, 10। तो सही उत्तर है 10, ऑप्शन डी। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य, भरत वही है आचार्य भरत, भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष हैं, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए अब काव्य दोषों के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं। गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायच्छेद, विषय, विसंधि, शब्ददोष, अर्थदोष, यहाँ पे शब्दच्युत, ये हो गए 10। क्या हो गए यहाँ पे? भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष। अब मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष, तीसरा है रस दोष। अब इसी प्रकार भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। पहला सामान्य दोष, दूसरा वाणी दोष और तीसरा है अन्य दोष। तो भरत मुनि ने 10 माने हैं, भामा ने 3 माने हैं और मम्मट ने भी 3 माने हैं। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास, जयसी, तुलसीदास और रहीम। अब इनका क्या देख लेते हैं। सूरदास का जन्म वर्ष है 1478 ईस्वी, मलिक मोहम्मद जयसी का है 1492 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास जी का है 1532 और रहीम दास का है 1556 ईस्वी। प्रश्न दिया हुआ है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस रचना से संबंधित हैं? तो वो रचना है चंद्रगुप्त मौर्य। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं प्रेम पथिक 1909, ब्रज भाषा में लिखित इंदु पत्रिका में प्रकाशित चित्राधार। ये कौन सी है? ये प्रेम पथिक है जो 1909 में ब्रज भाषा में लिखित रचना है और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर है चित्रधार 1918, झरना 1918। झरना जो है वो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम 1910, कानन कुसुम खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है। आंसू 1925 एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। महाराणा का महत्व 1928 इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। लहर 1933 ये मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। कामायनी 1935 ये महाकाव्य है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा। क्रमशः मनु मन का, श्रद्धा है हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसका प्रतीक है और इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था कि छायावाद का प्रथम काव्य कौन सा है? झरना। और लास्ट जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में उसमें आंसू से भी प्रश्न पूछे गए थे। फिर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। उपन्यास और उसका समय दिया हुआ है। सही उत्तर का चयन करते हुए जवाब देना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनाम दास का पोथा 6ठी शती शताब्दी। ये तो एकदम सीधे का सीधा ही दिया हुआ है। नहीं, सीधा नहीं दिया हुआ है, पहले का दूसरा दिया हुआ है। अनाम दास का पोथा, ठीक है, औपनिषदिक काल है, औपनिषदिक काल है। फिर से देख लेते हैं। अनाम दास का पोथा, इसका हो जाएगा औपनिषदिक काल। फिर है पुनर्नवा, पुनर्नवा का हो जाएगा 4ठी शताब्दी।
और फिर से है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका हो जाएगा 6ठी शताब्दी। फिर है चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख का हो जाएगा, ये हो जाएगा 12वीं 13वीं शताब्दी। तो आचार्य यहाँ पे होगा ऑप्शन डी सही, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो किस प्रकार के उपन्यासकार हैं ये? ऐतिहासिक। इनके उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से संगत, समय के अनुसार निम्नलिखित मिलान है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में आई थी, 6ठी 7वीं शताब्दी। कथा स्रोत का समय जो है वो 6ठी 7वीं शताब्दी है। चारुचंद्र लेख 1963 में संपादन हुआ था इसका, और कथा स्रोत का समय है 12वीं 13वीं शताब्दी। पुनर्नवा 1973 में प्रकाश संपादन हुआ था इसका, और कथा स्रोत का समय है 4ठी शताब्दी। और रामदास का पोथा 1976 ईस्वी, और कथा स्रोत का समय है औपनिषदिक काल। प्रश्न दिया हुआ है कि जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसा जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदि काल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो सही उत्तर है प्रकरण 4 में, ऑप्शन डी। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदि काल के प्रकरण 4 में है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध हैं? राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी तो नहीं है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ये हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये भी हैं। भारत भूषण अग्रवाल ये नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, बी और सी। व्याख्या देखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद से संबंध, उत्तर छायावाद से संबंध है, जबकि राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर व दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं तथा भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। अतः रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करीम, लाल चूनर, वर्षांत के बादल, और बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, और राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पाथिक, मानसी, और भाषा भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग। फिर प्रश्न है दोस्तों कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सीलिया, मालती। तो सही उत्तर है मालती द्वारा। और दोस्तों जो लास्ट प्रश्न था ना 26 दिसंबर वाला, उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था कि कौन सा कथन किस पात्र से है, मतलब ये किन दो पात्रों के बीच का कथन है, या ये कथन किसने किससे कहा था। तो अब की जो हम तैयारी करेंगे ना, तो जितनी भी यहाँ पे उपन्यास, कहानी, नाटक दिए हुए हैं उसको हम लोग डिटेल्ड में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे,
ताकि हमें अंदर के जो पात्र के संवाद हैं वो पता चल सके। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालती प्रेम खुख्वार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है, हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास में मालती द्वारा कही गई है। फिर प्रश्न है, सखी नील नभसर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? आपुहुति, उत्प्रेक्षा, रूप कातिशयोक्ति, उपमा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूप कातिशयोक्ति। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद रूप कातिशयोक्ति अलंकार से संबंध है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूप कातिशयोक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीव मणि शैल पर आतप परमो प्रभात। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। उदाहरण है, सुनी सुर सरी समपावन बानी। फिर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। काव्य रचनाएं हैं और प्रकाशन काल दिया हुआ है, सुमेलित करके सही उत्तर का जवाब देना है। जूही की कली ये हो जाएगा 1916। फिर भारत भारती ये हो जाएगा 1900, भारत भारती 1914 है, भारत भारती 1914 नहीं 1912 है भारत भारती। हाँ ये बात भी सही है, 1912। फिर है प्रिय प्रवास ये हो जाएगा 1914 और प्रथम रश्मि ये हो जाएगा 1919। ठीक है, अब उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे। व्याख्या, जूही की कली 1916 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। भारत भारती 1912 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और प्रथम रश्मि 1919 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है? तो सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, बापू की नहीं सॉरी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। जीवनी परक कृति रोमारोला की है, जबकि बापू की झांकियां ये काका कालेलकर की है। बापू 1940 में प्रकाशित हुई थी, ये घनश्याम दास बिड़ला। तथा अकाल पुरुष का गांधी ये जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी परक कृतियां हैं। फिर प्रश्न है कि यदि प्रबंध काव्य का विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यदि प्रबंध काव्य तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ हैं सूरदास, जयसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमि। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर,
कालिदास की लालित्य योजना श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक साहित्य, भाषा रहस्य और नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नए साहित्य, नए प्रश्न। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो वो है नेपाली। नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में है और 8वीं अनुसूची में जो है ना वो दोस्तों वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अतः 71वां जो संविधान संशोधन है 1992 ईस्वी के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये क्या है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं। फिर प्रश्न है कि कालरिज के काव्य के संबंध में कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जयवादी सिद्धांत। सैमुअल टेलर कालरिज इनका पूरा नाम है। 1772 ईस्वी की काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1833, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840। वाद और प्रवर्तक यहाँ पे दिए हुए हैं। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ, यथार्थवाद कार्वे, संरचनावाद प्रोफेसर फारदान दी सस्यूर, प्रतीकवाद बादलेयर, बिंबवाद टी.ई. होम, अजनबीपन स्केलोस्कोप, विखंडनवाद ज्योक दारेदा। फिर प्रश्न है यह मेरे जीवन का केवल अर्थ सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। आगे देख लेते हैं। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? सही उत्तर है नगेंद्र का, ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी आत्मकथा मतलब नगेंद्र जी की आत्मकथाएं हैं अर्धकथा 1900, मतलब ये जो पंक्ति है उपर्युक्त पंक्ति, इसकी आत्मकथा है अर्धकथा 1988 में प्रकाशित हुई थी। जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग, देर सवेर द्वितीय भाग, आपस की बातें तृतीय भाग। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 3 भाग में है। क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम भाग है। चीड़ का निर्माण फिर द्वितीय भाग है। बसेरे से दूर ये तृतीय भाग है और 10 द्वार से सोपान तक ये चतुर्थ भाग है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे ये प्रश्नोत्तरी समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने, समझने और नोट्स बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।